नमस्कार। स्नातक द्वितीय वर्ष के अर्थशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में इकाई 2 के पाठ 4 में आज हम व्यापार की शर्तों का बचा हुआ पाठ देखेंगे। कल के पाठ 3 में हमने व्यापार की शर्तों का सामान्य परिचय के बाद में 3 व्यापार की शर्तों का अध्ययन किया था। पहला शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्त, फिर दूसरा सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त तथा तीसरा आय व्यापार शर्त। इसके आगे आज चौथी व्यापार की शर्त एकल घटकी व्यापार शर्त से आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। एकल घटकी व्यापार शर्त या सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड आय व्यापार शर्तों की धारणा से निर्यात की मात्रा में परिवर्तन के संबंध में शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों में एक शुद्धि या करेक्शन करने का प्रयत्न किया। जैकब वाइनर ने शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों पर एक और सुधार किया। उसने निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में साधन उत्पादकता में परिवर्तनों के कारण वस्तु व्यापार शर्तों में शुद्धि की। उसके अनुसार विकसित व्यापार की शर्तों की धारणा को एकल घटकी व्यापार शर्तें या सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड का नाम दिया गया। वस्तु व्यापार शर्तों को घरेलू निर्यात क्षेत्र में उत्पादकता सूचक अंकों के साथ गुणा करके इसे निर्धारित किया जाता है। इसे सूत्र रूप में इस ढंग से प्रकट किया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं, अतः इसको लिखेंगे हम TS बराबर TC इंटू या गुणा ZX, जहाँ पर TS एकल घटकी व्यापार शर्त के लिए, TC वस्तु व्यापार शर्त के लिए और ZX निर्यात उत्पादकता सूचक के लिए। एकल घटकी व्यापार की शर्तों को निर्यात और आयात के कीमत सूचक अंकों के रूप में निम्न रूप में प्रकट किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या किया है, TS बराबर TC इंटू ZX था, उसमें TC का मान हमने लिख दिया कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, जैसा कि हमने कल के पाठ में पढ़ा था PX बटा PM होता है। तो TS बराबर PX बटा PM इंटू ZX। इस प्रकार की व्यापार की शर्त एक विकसित देश के दृष्टिकोण से, जहां एक विकास की प्रक्रिया में उत्पादन के सभी सुधरे तकनीकी का प्रयोग शामिल है, एकल घटकी व्यापार की शर्तें वस्तु व्यापार की शर्तों की तुलना में अधिक प्रतिनिधि और वैज्ञानिक होती हैं। फिर भी इसकी कुछ आलोचनाएं या कमियां हैं। पहली आलोचना इसकी की जाती है कि ये उत्पादकता की माप में कठिनाई। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसमें उत्पादकता का माप की आवश्यकता है, ये ZX जो है निर्यात उत्पादकता सूचक, इसकी गणना करनी पड़ेगी और इसकी गणना करने की कठिनाई के कारण से इसकी आलोचना की जाती है। दूसरी इसकी आलोचना की जाती है व्यापार से लाभ का विश्वसनीय सूचक नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ का विश्वसनीय सूचक नहीं है, अर्थात ये एकल घटकी व्यापार शर्तें अनुकूल दिखती हुए भी हो सकता है कि उस देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ नहीं हो रहा हो। तीसरा, संसार में यह विदेशों में उत्पादकता वृद्धि की उपेक्षा। एकल घटकी व्यापार शर्तें केवल निर्यात क्षेत्र में उत्पादकता की वृद्धि को महत्व देती है, अन्य देशों में उत्पादकता में संभावित परिवर्तनों को ये ध्यान में नहीं रखती। इसके पश्चात जो 5वीं व्यापार की शर्त है, द्विघटकी व्यापार शर्तें या डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। जैकब वाइनर के द्वारा प्रतिपादित द्विघटकी व्यापार शर्तों की अवधारणा घरेलू निर्यात और विदेशों के निर्यात उद्योग दोनों में साधन उत्पादकता में परिवर्तनों को ध्यान में रखती है। इस धारणा को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, TD, क्योंकि अंग्रेजी में डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं, तो TD बराबर TC इंटू ZX बटा ZM। देखिए पिछली वाली में था ZX, अभी इसमें ZX बटा ZM ले लिया, जहाँ TD द्विघटकी व्यापार शर्तों के लिए है, TC वस्तु व्यापार शर्त के लिए है, ZX घरेलू निर्यात क्षेत्र में उत्पादकता सूचक है जैसा पिछली में था, और ZM नया है, वो ZM है विदेशों के निर्यात क्षेत्र में उत्पादकता सूचक अथवा आयात उत्पादकता सूचक।
अब इस सूत्र में भी यदि TC का मान रख दें तो TD बराबर PX बटा PM इंटू ZX बटा ZM इंटू 100 इसलिए किया गुणा 100 से, ताकि ये सूचकांक बताता है। अब इसकी भी द्विघटकीय व्यापार शर्तों में अपेक्षाकृत पूर्व की अपेक्षा अधिक उपयोगी है, फिर भी इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। पहली आलोचना यहाँ पर भी उत्पादकता की माप की है कि इसमें उत्पादकता की दोनों उत्पादकता का माप करना पड़ेगा। निर्यात के क्षेत्र में उत्पादकता और विदेशों के निर्यात क्षेत्र में या आयात उत्पादकता सूचक दोनों निकालने पड़ेंगे। तो ये निकालना बड़ा मुश्किल होता है, ये इसलिए इसकी आलोचना है। दूसरा, ये दोषपूर्ण बल देता है। द्विघटकीय व्यापार शर्तें दो व्यापार करने वाले देशों में सापेक्ष उत्पादकता सूचकों पर बल देती है। यह बल दोषपूर्ण प्रतीत होता है। इसी प्रकार तीसरी इसकी आलोचना दोषपूर्ण धारणा की है। यह धारणा दो व्यापार करने वाले देशों में साधन की उत्पादकता के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करती है। किंडलबर्गर ने इसके विरुद्ध आपत्ति उठाई। उसने इसे एक दोषपूर्ण धारणा माना है। चौथी आलोचना व्यापार से लाभ के निर्धारण में कठिनाई। इस व्यापार की शर्त में भी व्यापार से लाभ किस देश को कितना होगा, इसका निर्धारण सही तरीके से नहीं किया जा सकता। और अंतिम इसकी आलोचना की जाती है वास्तविक लागतों की अपेक्षा। यह व्यापार की शर्त की अवधारणा वास्तविक लागतों, दो व्यापार करने वाले देश निर्यात वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं तो उत्पादन साधनों को अन्य क्षेत्रों से हटाया जाता है, जिससे कुछ अतिरिक्त वास्तविक लागतें उठानी पड़ती है। यह धारणा वास्तविक लागतों को व्यापार की शर्तों और व्यापार के लाभों को प्रभावित करने वाले तत्वों के रूप में उपेक्षा करती है। उपयुक्त कमियों के होते हुए भी यह धारणा व्यापार की शर्तों में दीर्घकालीन परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिए एक तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक धारणा मानी जाती है। अगली धारणा है वास्तविक लागत व्यापार शर्तें या रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड। आयात वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादक संसाधनों को अन्य क्षेत्रों से हटाकर निर्यात क्षेत्र में लगाने की आवश्यकता होती है। निर्यात वस्तु के उत्पादन में संसाधन लगाने से प्रति इकाई तुष्टि गुण को हानि अथवा उसके त्याग को निर्यात के उत्पादन की वास्तविक लागत कहा जाता है। एकल घटकी व्यापार शर्तों की अतुष्टि गुण या डिसयूटिलिटी की मात्रा, जो कि कष्ट, त्याग इत्यादि के सूचक से गुणा करने से वास्तविक लागत व्यापार शर्तों को मापा जा सकता है। वास्तविक लागत व्यापार शर्तों को इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं सूत्र के रूप में। चूँकि अंग्रेजी में रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं, इसलिए इसको संकेत दिया है TR बराबर TS इंटू RX, जहाँ पर TS सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड है और RX निर्यात वस्तु के उत्पादन में लगाए गए संसाधनों की प्रति इकाई पर अतुष्टि गुण की मात्रा का सूचक है। तो इस सूत्र को TS का मान रख के इस प्रकार भी लिखा जा सकता है TR या वास्तविक लागत व्यापार शर्तें बराबर PX बटा PM इंटू ZX इंटू RX। इस व्यापार की शर्त की भी कुछ आलोचनाएं हैं, वो इस प्रकार है। यद्यपि वास्तविक लागत व्यापार की शर्तों को वास्तविक आर्थिक कल्याण अथवा व्यापार से लाभ का अधिक अच्छा माप माना जाता है, परंतु इसमें कुछ कमजोरियां हैं जिसके कारण इसकी आलोचना की जाती है। प्रथम, आत्मनिष्ठित धारणा या सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। ये निर्यात वस्तुओं के अतिरिक्त उत्पादन में शामिल अतुष्टि गुणों अथवा वास्तविक लागत एक बहुत आत्मनिष्ठित धारणा है जिसे निश्चित मात्रात्मक अर्थों में मापा नहीं जा सकता। यह जो धारणा है सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, पर्सन टू पर्सन या व्यक्ति से व्यक्ति पर अलग अलग निर्भर करती है, इसलिए इसको मात्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसकी आलोचना होती है घरेलू उपयोग की वस्तुओं को निर्यात करने की वास्तविक लागत की उपेक्षा। दिस नेग्लेक्ट्स ऑफ रियल कॉस्ट ऑफ डाइवर्टिंग डोमेस्टिकली कंज्यूम गुड्स और टू एक्सपोर्ट। यह धारणा
निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में सम्मिलित वास्तविक लागत को महत्व देती है, परंतु यह घरेलू उपयोग के लिए प्रयोग होने वाली वस्तुओं के आयात के भुगतान के लिए निर्यात को बढ़ाने में सम्मिलित वास्तविक लागतों को ध्यान में नहीं रखती। इसी प्रकार तीसरी इसकी आलोचना बताई जाती है, आयात प्रतिस्थापकों के उत्पादन की वास्तविक लागत की उपेक्षा, नेग्लेक्ट ऑफ रियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट। यह धारणा देश के भीतर आयात प्रतिस्थापकों के उत्पादन में सम्मिलित वास्तविक लागत की उपेक्षा करती है। आयात प्रतिस्थापकों के उत्पादन का आयात की मात्रा और आयात की गई वस्तु की कीमत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए जैकब वाइनर ने एक और धारणा दृष्टिगत व्यापार शर्तों या यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड का विकास किया। तो सातवीं जो व्यापार की शर्त हम पढ़ने वाले हैं वह है दृष्टिगत व्यापार शर्त या यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। यदि वास्तविक लागत व्यापार शर्तों TR को आयात और घरेलू वस्तुओं के सापेक्ष औचित्य से शुद्ध किया जाए या करेक्ट किया जाए, और घरेलू उत्पादित वस्तुओं का त्याग इसलिए किया जाता है क्योंकि संसाधनों को निर्यात वस्तुओं की अतिरिक्त मात्रा का अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए हटा दिया जाता है, तो प्राप्त किए गए सूचक या इंडेक्स को जैकब वाइनर ने तुष्टिगुण व्यापार शर्त या यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड का नाम दिया। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है सूत्र के रूप में, अंग्रेजी में यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं, इसलिए इसको संकेत दिया है TU बराबर TR इंटू U। यहाँ पर U जो लिया है वो आयात और त्याग की गई घरेलू वस्तुओं के सापेक्ष तुष्टिगुण का सूचक है। अब इस U को किस प्रकार से गणना करेंगे उसका सूत्र नीचे दिया हुआ है। U की गणना के लिए U बराबर UM1 बटा UM0, ये एक अनुपात है। यहाँ UM1 और UM0 क्रमशः चालू समय फर्स्ट और आधार समय 0 में आयात से तुष्टिगुण है। इसी प्रकार भाजक UA1 बटा UA0, तो UA1 और UA0 क्रमशः चालू समय और आधार समय में निर्यात को बढ़ाने के लिए त्यागी गई वस्तुओं के तुष्टिगुण हैं। इस प्रकार ये जो U है, ये U दो अनुपातों का अनुपात है। पहले अनुपात है चालू समय और आधार समय में आयात से तुष्टिगुण, और दूसरा अनुपात है चालू समय और आधार समय में निर्यात को बढ़ाने के लिए त्यागी गई वस्तुओं के तुष्टिगुण। व्यापार की शर्तों की इस धारणा की भी आलोचना इस आधार पर की गई है कि यह वास्तविक लागत व्यापार शर्तों की तरह आत्मनिष्ठ है और माप न किए जाने योग्य दृष्टिगुण की धारणा पर टिकी है। जो उसकी आलोचनाएं थी लगभग सभी इसकी भी आलोचनाएं हैं। इसके कारण इस धारणा का व्यवहारिक लाभ बहुत कम है। इस प्रकार हमने दोनों कल के और आज दोनों पाठों में मिला के कुल 7 व्यापार की शर्तों का अध्ययन किया। वास्तव में एकल घटकीय, द्विघटकीय, वास्तविक लागत और दृष्टिगुण व्यापार की शर्तें शैक्षणिक या एकेडमिक अथवा सैद्धांतिक दिलचस्पी की अधिक और व्यवहारिक दिलचस्पी की कम है। विकसित और कम विकसित देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाभों को मापने के लिए सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए अधिक विश्वास वस्तु व्यापार शर्त या कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड और आय व्यापार शर्त या इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड पर किया जाता है। अब व्यापार की शर्तों का महत्व क्या है, अभी इसकी चर्चा करेंगे। व्यापार की शर्तों के महत्व को हम निम्न बिंदुओं से देख सकते हैं। पहला है उत्पादन और रोजगार, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। अनेक ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका उत्पादन व रोजगार क्षेत्र विदेशी व्यापार पर ही एक बड़ी सीमा तक निर्भर है। ऐसे देशों के लिए यदि व्यापार शर्तें अनुकूल हो तो उनके यहाँ ऐसे उद्योगों का बढ़ावा मिलता है जो निर्यातोन्मुखी होते हैं। स्वाभाविक रूप से औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने के कारण देश में उत्पादन व रोजगार को बढ़ावा मिलता है तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यदि व्यापार शर्तें प्रतिकूल हो तो उत्पादन, रोजगार व आय में गिरावट होने लगती है, जो अंततः विदेशी विनिमय संकट को जन्म देती है।
इसी प्रकार दूसरा जो महत्व है विदेशी विनिमय का ज्ञान। चूँकि व्यापार शर्तों द्वारा आयातों व निर्यातों के मूल्य का तुलनात्मक विवरण दर्शाया जाता है, अतः विदेशी विनिमय की वास्तविक स्थिति, उसमें होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान हो जाता है। तीसरा महत्व आर्थिक विकास। विकासशील देशों का आर्थिक विकास एक बड़ी सीमा तक इस बात पर निर्भर करता है कि विदेशी व्यापार शर्त कैसी है। यदि शर्तें प्रतिकूल है तो विकासशील राष्ट्रों को निर्यात से होने वाले लाभ में कमी आती है, और यदि शर्तें अनुकूल हो तो विकासशील देश विकसित देशों से भारी मशीनें, उपकरणें तथा पूंजीगत वस्तुओं का आयात करके बदले में अधिक मात्रा में कच्चा माल व प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करके उनसे आर्थिक विकास की गति को तेज कर सकते हैं। इसी प्रकार चौथा महत्व है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ का ज्ञान। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कितना लाभान्वित हो रहा है, यह व्यापार की शर्तों से ज्ञान किया जा सकता है। पांचवा इसका महत्व है राष्ट्र के कल्याण का माप या मेजरमेंट ऑफ नेशंस वेलफेयर। व्यापार की शर्तें व्यापार में संलग्न राष्ट्रों में कल्याण के स्तर में होने वाले परिवर्तनों को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण घटक भी है। व्यापार के परिणाम स्वरूप राष्ट्र के कल्याण के स्तर में वृद्धि होती है अथवा नहीं, यह मालूम करने के लिए अन्य घटकों के साथ व्यापार की शर्तों में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करना भी अनिवार्य होता है। और अंतिम महत्व इसका बताया जा सकता है जीवन स्तर का अनुमान, एस्टिमेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। प्रोफेसर जे.के. ब्राउन के शब्दों में लोगों का कोई वर्ग कितना अधिक या कितना कम जीविका स्तर प्राप्त करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितना उत्पादन करता है तथा उसके द्वारा बेची गई और खरीदी गई वस्तुओं के मध्य व्यापार की शर्तें क्या है। किसी देश के कुल उत्पादन में विदेशी व्यापार से लाभ और जीवन स्तर का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण हाथ होता है। इसके विपरीत यदि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है तो व्यापार की शर्तों का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस प्रकार आज के पाठ में हमने बची हुई व्यापार की शर्तें तथा व्यापार की शर्तों का महत्व देखा। धन्यवाद।